हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट सेकंड जो है ना आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास 9 का। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी, क्योंकि जो मैं आपसे पार्ट 2 बात करने जा रहा हूँ ना, उसमें पैसेज हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम भी बच जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आगे के क्वेश्चन होंगे ना वो अलग अलग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको 16 तक हिंदी मीडियम अलग और इंग्लिश मीडियम अलग वीडियो प्रोवाइड कर दी थी। अब मैं आपको 17 क्वेश्चन से करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अच्छे से देख लेना। अब पहले मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा, ठीक है। आप दोनों ध्यान से देखना और सुनना। भारत में ना 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। मतलब जो हमारा, अगर हम बात करें अपने देश की, तो फूड ग्रेन जो है ना वो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ गया है 52 से 2010 तक, ठीक है। समझो कितना बढ़ा है, 4 गुना। जिसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई है, और जो जमीन जो कल्टीवेबल लैंड है ना वो 25% बढ़ी है खाली। ये कह रहा है उत्पादन में ये वृद्धि खेती में शामिल प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई। और ये जो प्रोडक्शन को बढ़ाया गया ना, ये हमने जो भी हमारी प्रथाएं थी, जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इतना प्रोडक्शन बढ़ाया। तो ये बता रहे कि ये जो भी हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है ना, जितना भी हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया हमने प्रैक्टिस किया है, और जिसका परिणाम निकला है कि प्रोडक्शन बढ़ गया है। फिर आगे देखते हैं, अगर हम इसे 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब हमने जो अपनी खेती को बढ़ाया ना उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला यहाँ पर बताया गया ना, उसमें बोला गया कि रोपण के लिए बीज का चुनाव है। मतलब आप कौन से बीज की रोपाई करेंगे, मतलब आप कौन से बीज चूज करेंगे, ये सबसे पहले हमने डिसाइड किया। फिर दूसरा, फसल पौधों का पोषण है। मतलब जो हम फसल उगा रहे हैं ना, तो उसको कौन कौन से न्यूट्रिशन दे ताकि वो अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, मतलब उसकी नर्चरिंग करना, ठीक है। और तीसरा जो है ना, बढ़ती और कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। देखो अब कई फसल बड़ी हो जाती है तो उनको नुकसान हो जाता है, कई फसल हमने काट लेते हैं उसको सही से गोदाम नहीं मिल पाता, वो खराब हो जाती है। तो थर्ड में हमने क्या सोचा कि जो ग्रोइंग और जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको लॉस से कैसे बचाया जाए, ठीक है। इस प्रकार फसल की पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के प्रमुख समूहों को वर्गीकृत किया गया। और क्या क्या किया गया हमने, फसल किसमें सुधार, फसल उत्पादन में सुधार और फसल सुरक्षा प्रबंधन, हमने ये करा। पहला क्या करा हमने, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करी। दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये हमने 3 काम करे। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चन के आंसर कितने अच्छे से बता पाते हैं, ठीक है। पहला है, खरीफ मौसम की अवधि क्या है। व्हाट इज खरीफ सीजन पीरियड। बताओ कौन से पीरियड में जो खरीफ क्रॉप है उसको ग्रो किया जाता है। जून टू जुलाई, जून टू अक्टूबर, जून टू नवंबर, या जून टू दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट्स, वो है जून से अक्टूबर, ठीक है। आपको ये 5 दिए होंगे, आपको कोई 4 करने हैं, ठीक है। खरीफ जो है ना वो आपको जून से अक्टूबर में, ठीक है, उगानी पड़ती है, फिर उससे कट जाती है। अब इस समय अक्टूबर है ना, पूरा चावल पूरा तैयार हो गया, खरीफ तैयार हो गई है। अब छठ पूजा है ना, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद लोग जो है उस चावल को, धान को काटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब सर्दी आएगी तो फिर गेहूं उगाया जाएगा। अच्छा, तो ये पहला आपको समझ में आ गया, ये भी, ठीक है। उसके बाद है रबी मौसम की अवधि क्या है। व्हाट इज रबी सीजन पीरियड। तो जो रबी मौसम है ना उसकी अवधि कौन सी होती है, तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि अभी जो है
चावल कटने के बाद, खरीफ की फसल कटने के बाद गेहूं को बोया जाएगा, तो गेहूं क्या रबी की फसल है, और रबी की फसल है तो इसलिए इसको नवंबर से अप्रैल के अंदर इसका मतलब उत्पादन और फिर इसको काटा जाता है। ठीक है, तो नवंबर टू अप्रैल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। तो बताओ पौधे अपना जो भोजन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित करते हैं? उसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? तो आपको मैं अच्छे से बता दूं डियर कि खरीफ की क्रॉप जैसे चावल है ना, जो अभी मैंने बताया था जून से अक्टूबर तक, ठीक है, वो खरीफ की क्रॉप होती है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है ना खरीफ की फसल नहीं है? तो धान भी है, अरहर भी है, मक्का भी है, लेकिन जो अलसी है वो नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से लिनसीड जो है वो नहीं होते। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ, पांचवा क्वेश्चन है आपका, और यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जो रबी की फसल नहीं होती है। ठीक है, सोयाबीन इज नॉट ए रबी क्रॉप। और आप सब लिख के मुझे कमेंट करेंगे कि सोयाबीन जो है वो फिर कौन सी क्रॉप है। ठीक है, अब 18वें क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल की प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा है। देखो जो हमने एक नंबर का क्वेश्चन ऊपर करा था ये हमें पैसेज में मिल गया। देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में पैसेज में मिल जाते हैं, तो आप पैसेज जो है ना पहले भी देख सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है, मतलब जो उसके अंदर कैपेसिटी है ना डिसोल्व होने की सोल्यूट की, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहे जो कंसंट्रेशन होता है ना सॉल्यूशन का, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है पेरेंट होता है ना, जितना सॉल्यूशन के अंदर, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें वो कितना घुलेगा ना, वो अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो और ज़्यादा घोल पाएगा, ये बता रहा है। फिर आगे कह रहा है कि ना एक प्रयोग के दौरान एक बच्चे ने ऐसे ही करा कि जब नॉर्मल टेम्परेचर था तो 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम उसने चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी। अब किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत 100 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब हम उसे परसेंट के रूप में दिखा सकते हैं। ये फॉर्मूला भी लिख के दिया, मतलब ये 100 जो मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूले के लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही बोलना था कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिशत लिख दो या उसका 100 एक ही बात है ना। तो यहाँ बता रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट एक स्टूडेंट ने किया, 50 ग्राम जो शुगर है उसमें 350 ग्राम पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, और आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी बता दिया गया है कि ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे सॉल्यूशन आता है, मल्टीप्लाई में 100। जब मैंने आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन कराया तो उसमें ये न्यूमेरिकल मैंने समझा दिया था ऐसा। अब पहले क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, ये कह रहे कौन सा विलयन घटक नहीं है? बताओ कौन सी चीज सॉल्यूशन के अंदर नहीं पाई जाती? सोल्यूट, सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज या नन ऑफ द एबव? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको जो है 18वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और 18वें क्वेश्चन में कौन सा, पहले क्वेश्चन में कौन सा पार्ट नहीं है? तो डिस्पर्स जो फेज है वो नहीं है, क्योंकि दो ही चीज़ें होती है सॉल्यूशन में, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। इससे मतलब कौन सी चीज़ नहीं है? तो डिस्पर्स फेज, जब आप कोलाइडल पढ़ते हैं ना, कोलाइडल, तो उसके अंदर आता है ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से करना। देखिए नेक्स्ट है चीनी का घोल है, मतलब शुगर सॉल्यूशन इज अ, जो चीनी का घोल है ना वो क्या है? ठोस और तरल का विलयन है, तरल और तरल का विलयन है, विषम विलयन है, या गैस और द्रव का विलयन है?
तो शुगर सॉल्यूशन वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, लिक्विड एंड लिक्विड है, हेट्रोजीनियस है, ये सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड है। तो आप खुद सोचिए चीनी क्या होती है, सॉलिड होती है, और पानी क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या ए, क्या है डियर, ठोस और तरल का विलयन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको बताना कि कौन सी चीज ट्रू है। ठीक है, पहला कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा होता है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलायक की मात्रा होता है, तापमान के साथ परिवर्तन ना हो, ये होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर है। ठीक है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉलिड पैरेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको न्यूमेरिकल जो है ना सोल्व करके से बताने इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ डियर। देखिए यहाँ पर हमें 50 दे रखा है, ठीक है, और जो चीनी है, पानी दे रखा है जो 350 है। तो ऊपर आएगी चीनी 50 ग्राम, नीचे आएगा घोल सॉल्यूशन, तो दोनों को जोड़ दो 400, मल्टीप्लाई में आएगा 100। ठीक है, अब 2 जीरो कैंसिल हो गई, इसे काट दो, 4 1 जा 4, एक इसे दे दिया, 4 2 जा 8, पॉइंट लग गया, 4 5 जा 20, तो 12.5% आ गया। ठीक है डियर, तो इसका आंसर जो है आपका सी आ गया। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं एक विलयन का बड़ा घटक कौन सा होता है, बताओ कौन सी चीज बड़ी होती है, सोल्यूट बड़ा होता है या सोलवेंट बड़ा होता है, विलय बड़ा होता है या विलायक बड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट जो है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है 19, पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ। ठीक है, टक्कर से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। ठीक है ना, आपको पता होगा कि टक्कर से पहले टक्कर के बाद का संवेग हमेशा बराबर रहता है, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इसे संवेग के संरक्षण का नियम भी कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आपने याद भी किया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यह कथन वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है क्योंकि टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा। और ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने देखा था संवेग संरक्षण का नियम कण निकाय पर लागू होता है। ठीक है, किस पर लागू होता है, कण निकाय पर। अब इंग्लिश में सुन लो एक बार, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स before collision is equal to the sum of momentum after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा जो है वो इक्वल होता है, बस उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर दिस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि जो टोटल जो मोमेंटम होता है ना दो ऑब्जेक्ट का, वो अनचेंज रहता है या कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये कह रहे हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना वो एप्लीकेबल होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं आपको कितने अच्छे से समझ में आया और कितने अच्छे से आपने इस चैप्टर को कर रखा है। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू, जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये संवेग संरक्षण का जो नियम है, कह रहे कहाँ पर लागू होता है,
कणों की एक प्रणाली में दो कणों के लिए, एक के लिए, या कोई भी नहीं। तो ये वाला तो बहुत इजी था। ठीक है, तो इसमें ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर हमने आराम से इसे देख लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका तो आपको क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते कि, ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कौन सी बात जो है ना नहीं होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको सीधा बता दूं, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स। कोई बाह्य बल नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या है, बी। फिर नेक्स्ट है टक्कर होने पर दो वस्तुओं का कुल संवेग है। जब टक्कर हो जाती है तो दो वस्तुओं का संवेग है क्या, परिवर्तित या संरक्षित? तो संरक्षित ही रहता है, वैसा ही रहता है। ठीक है, तो तीसरे का बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। तो ये तो हो गया रिमेन कंजर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संवेग की ऐसी मात्रक क्या है। तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा भी गया था, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मास इंटू वेलोसिटी होता तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ये वाला ए आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि माप है। बताओ, द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विच इज द मेजर ऑफ द, बताओ वो क्या मेजर करता है, बताओ क्या मेजर करता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट की मेजर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। हिंदी में बता रहे तो वस्तु की गति ऊर्जा का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 20। रक्त एक संयोजी उत्तक है जिसमें एक द्रव तरल मैट्रिक्स होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आ जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स प्लाज्मा, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित हैं। मतलब खून के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है ना, वो बता रहा है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। देखो कनेक्टिव टिश्यू और कौन से होते हैं, जैसे आपकी जो बोन्स है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू तो है। तो आप सारे प्रकार के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, सारे के सारे अच्छे से करो। ठीक है, और 6 चैप्टर की बात करूँ तो उसके लास्ट के जो एक्सरसाइज के लास्ट के 7 क्वेश्चन है ना, उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ब्लड इज कनेक्टेड टिश्यू विच हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बता रहा है कि प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण, हार्मोन शामिल होते हैं। जो प्लाज्मा होता है ना बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या क्या, प्रोटीन, लवण, हार्मोन। ये कह रहा है प्रवाहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ये जो ब्लड है ना, ब्लड यही तो है जो सब ट्रांसफर का काम कर रहा है। पहले सुन लो, द प्लाज्मा कंटेन्स, ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर प्रोटीन, सोल्स, हार्मोन्स होते हैं। और जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट गैसेस करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, हार्मोन्स करता है और वेस्ट मटेरियल्स करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब देखते हैं आपने कितने अच्छे से सुना है। पहला है, कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, विच सेल प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी। तो बताओ कौन सी सेल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा?
तो हमें इम्यूनिटी जो है ना, बीमारी लड़ने से जो ताकत देती है वो देती है WBC। कौन देती है? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स मदद करता है। बताओ प्लेटलेट्स क्या करता है? जो हमारे खून अगर बह रहा होता है ना, उसे रोकता है बहने से, इनका थक्का बनाता है। क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका द्वारा किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूसेस इन अवर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच सेल ऑफ द ब्लड। तो इसका आंसर आपको इन चारों में से बताना है। तो इसका आंसर है RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल लेकर जाती है। तो ये कह रहा है नेक्स्ट, प्रत्येक संयोजी ऊतक में होता है एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ऊपर की आप एसिड वाले देख रहे हैं, लेकिन उनमें आंसर जो है ना वो 1-2 के आसपास ही इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब आपने उस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा है तभी आप आंसर दे पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो चैप्टर्स को बहुत दिल से मन से पढ़ो, क्योंकि जो पैसेज आई उसके आसपास की चीज़ें पूछ रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? तो आपको रीडिंग तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, कम से कम 2 या 3 चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं किए तो 2-3 चैप्टर अच्छे से कर लो, डीपली कर लो। बहुत सारे मीडियम उससे भी आप पढ़ सकते हैं, फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो वापस आ जाओ पॉइंट्स पे। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। फिर नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है? देखो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसी की वजह से हमारा खून का रंग लाल होता है। तो वो किस में पाया जाएगा बताओ? RBC में, WBC में, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड? दैट इज RBC। तो ये मैंने आपको देखो दोनों मीडियम में करवा दी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और आगे का पार्ट की मैं वीडियो आपके लिए बाद में प्रोवाइड करता हूँ डियर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।